तो इस मूवी की शुरुआत होती है और बाकी हानमा दौड़ लगा रहा होता है और यहीं पर ओमा भी होता है और ये भी दौड़ लगा रहा होता है और फिर बाकी और ओमा का आमना सामना हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और लिटरली भूकंप आ जाता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर काजुआ आ जाता है और ये ओमा का बटलर एक तरीके का सेक्रेटरी होता है और ये ओमा को आवाज लगाता है और कहता है भूकंप आ रहा है। लेकिन फिर एकदम भूकंप रुक जाता है तो ओमा साइड में देखता है, वहाँ पर बाकी नहीं होता। जिसके बाद ये सेक्रेटरी कहता है कुछ हुआ है क्या सर? तो ओमा भारी आवाज में कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर बाकी होता है, बाकी इन दोनों को जाते हुए देखता है और फिर बताया जाता है कि जो फाइटर अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट अरीना को जीतता है वो धरती का सबसे ताकतवर आदमी कहलाता है, जबकि केंगन एसोसिएशन में सारे फैसले ताकतवर लोग ही करते हैं। लेकिन अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक फाइटिंग मुकाबला होने जा रहा है। अगले सीन में ओमा अपने साथियों के साथ लिफ्ट का वेट कर रहा होता है। उसके बाद ओमा अपने साथियों के साथ लिफ्ट में आ जाता है। यहाँ पर एक लड़की होती है, ये बताती है अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। सुना है इसकी शुरुआत मित्सुकुनी टोगोयावा के राज्य के वाइस शोगन ने की थी और इस वक्त टोकुगावा फैमिली के 13वें शासक मित्सुनारी टोकुगावा ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और ये बताती है केंगन एसोसिएशन की शुरुआत 7वें शोगन लेत्सुगु टोकुगावा ने करी थी, लेकिन वो जवानी में ही गुजर गए थे। इस पर काजुआ कहते हैं इसका तो यही मतलब हुआ कि जो दो ग्रुप आपस में लड़ने वाले हैं ये टोकुगावा फैमिली के द्वारा ही बनाए गए हैं। दो भाई आपस में लड़ेंगे, ये कैसा कलयुग है। उसके बाद ये सब लोग लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। ओमा कह रहा होता है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काताहारा कह रहे होते हैं कि मिस सुनारी को मैं बहुत ज्यादा लंबे समय से जानता हूँ, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। और एक दिन बस ये दोनों ऐसे ही ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें अंडरग्राउंड अरीना में एक मुकाबला करना चाहिए। और जब ये बात काजुआ को पता चलती है तो ये कहते हैं क्या कहा, इतनी बड़ी बात का फैसला उन्होंने ड्रिंक्स करते हुए लिया। अब इस पर ओमा कहता है लेकिन हम इनके इलाके में लड़ने क्यों जा रहे हैं? तो इस पर ये लड़की बताती है इसके पीछे भी एक प्राचीन कहानी है। पिछले मुकाबले में केंगन एसोसिएशन ने अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना से एक फाइटर को लड़ने के लिए बुलाया था और उस फाइटर का नाम था ओरोची। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि बाकी हानमा यूनिवर्स के कुछ फाइटर्स होते हैं और ये आपस में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जिस फाइटर का एक हाथ नहीं होता ये बेटा होता है ओरोची का और ये बताता है कि मेरे डैड केंगन एसोसिएशन में बैटल करने के लिए लड़ाई करने के लिए जा चुके हैं। वहाँ के किसी मास्टर ने उन्हें चैलेंज करा था और वो दोनों आपस में लड़े थे। तो इस पर ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा पूछता है ये बताओ कि जीता कौन? तो फिर जिस बंदे का हाथ नहीं होता ये बताता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बैटल हुई थी, वो लड़ाई हुई थी और लड़ाई के बाद उन्हें 6 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ा था। इस पर सी किंग रेट्सू बताते हैं कि मैंने इनके बारे में सुना है, केंगन एसोसिएशन के बारे में जितने भी स्किल्ड फाइटर्स है वो कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं और जीतने वाले को सारी सुख सुविधाएं मिलती है। तो इस पर ये ओल्ड मैन जो कि सिर्फ दिखने में ओल्ड मैन है कहते हैं हाँ कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर। फिर अगले सीन में हमें एक बंदे को देखते हैं जो कि दिखने में थोड़ा बहुत डेडली तो लग रहा होता है और यहाँ पर एक छोटा बंदा भी होता है। ये बड़ा बंदा इससे कहता है जंग के मैदान में अपनी आवाज से किसी को डराना आसान नहीं होता, तुमने काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स को हासिल करा है। तो इस पर ये छोटा बंदा कहता है ओ हाँ मैंने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है, सुनाऊं क्या? तो फिर इस पर ये आर्मी ऑफिसर कहता है अरे अरे रुक जाओ, मैं पहले से ही अंधा हूँ, अब क्या तुम मुझे बहरा भी करना चाहते हो? तो इस पर ये कहता है मैं तो बस ये देखना चाहता था कि जिसे दुनिया जेनोसाइडर्स के नाम से जानती है वो क्या जवाब देगा। तो फिर ये बड़ा बंदा कहता है जानते हो अगर हम आज ड्यूटी पर सो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर न जाने कितने राक्षस लड़ने को तैयार बैठे हैं, ऐसी खतरनाक जगह पर हमला कौन करेगा? और फिर बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरोची होते हैं और ओरोची से एक बंदा कहता है ओए बुढ़ाऊ। तो ओरोची कहते हैं तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? लेकिन तभी ये बंदा ओरोची का मजाक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओरोची से अपना एक पंच दिखाते हैं और ये शांत हो जाता है। और फिर ओरोची कहते हैं फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा, ये गंदी जबान तुम्हें तुम्हारे बाप से ही मिली है। तो फिर इस पर ये बंदा कहता है जानते हैं मिस्टर ओरोची मेरे डैड अक्सर आपकी तारीफ करते रहते थे। तो इस पर ओरोची कहते हैं माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे बाप की तारीफ नहीं कर सकता। और यहीं पर दूसरी तरफ बिस्कुट ओलिवा एक फाइटर से बात कर रहा होता है उसकी फिजिक को लेकर, उसकी बॉडी को लेकर और कहता है अच्छी फिजिक है तुम्हारी। तो ये सामने वाला बंदा कहता है तुम्हारी फिजिक और तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, कैसे बनाई? तो इस
पर ओलिवा कहता है आसान है, किसी भी हेलीकॉप्टर पर लटक कर उसे नीचे खींचने की कोशिश करो। और फिर ओलिवा पूछता है तुमने कैसे बनाई, तो इस पर ये फाइटर जवाब देता है मैं रोज फुल स्पीड में चलती हुई F1 कार को पूरी जान से खींचता हूँ। इस पर ओलिवा भी शौक होता है और कहता है किसी दिन मैं तुम्हारे तरीके को आजमाऊंगा, ऐसा ओलिवा कहता है। और इन दोनों को साइड में से बैठकर गोकी शिबुकावा देख रहे होते हैं। तभी इनके पास भी केंगन एसोसिएशन से एक बंदा आता है और ये बंदा सिगरेट जलाने के लिए इनसे लाइटर मांगता है, लेकिन ये तो इसको कोई जवाब ही नहीं देते हैं। तो ये कहता है लगता है नहीं है। यहीं दूसरी तरफ केंगन एसोसिएशन के 4 फाइटर्स बैठे हुए होते हैं, जिसमें एक कोस्मो भी होता है। लेकिन जिस बंदे के बाल स्पाइक्स होते हैं, ये बंदा थोड़ा सा ऑफेंड होता है इस बात से कि इस मुकाबले को जीतने पर कोई भी इनाम नहीं है। लेकिन जो बंदा सूट बूट में बैठा हुआ होता है ना, ये बताता है कि यहाँ पर कोई भी इनाम के लिए नहीं आता, बल्कि अपनी ताकत को आजमाने के लिए आते हैं। फिर इनमें से एक बंदा कहता है ये सब छोड़ो, जरा गौर से इन अंडरग्राउंड वालों के चेहरों को तो देखो, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़े से ड्रामने और अजीब दिखते हैं? लेकिन इस बंदे की इस बात पर ये सभी इसको ही देखने लगते हैं, तो ये भी ऑफेंड हो जाता है और कहता है तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? और इनके सामने ही रेड्सू भी अपने फाइटर्स के साथ बैठा हुआ होता है। और केंगन एसोसिएशन का ये ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा कहता है जरा उस पीले बाल वाले बंदे को देखो, कितना ड्रामना है। तो इस पर कोस्मो कहता है सही कहा, उसे देखकर ही घिन आ रही है। लेकिन जो कोस्मो के बराबर में बंदा होता है, ये उस पीले बाल वाले बंदे को घूरने लगता है। तो फिर इसको भी ऑफेंड लग जाती है ये बात, तो फिर ये भी उसको घूरने लगता है। लेकिन तभी रेड्सू की नजर ऊपर खड़े एक सूट बूट में बहुत ज्यादा तगड़े फाइटर के ऊपर जाती है। लेकिन तभी रेड्सू के बराबर में जो ओल्ड मैन होते हैं बैठे हुए, नाम के ओल्ड मैन, ये कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, हमारी एक गलती और ये लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। और स्क्रीन पर से केंगन एसोसिएशन का एक डॉक्टर, असल में ये एक फाइटर भी होता है, और इसकी नर्स इनको देख रहे होते हैं। और फिर ये डॉक्टर कहता है अपनी नर्स से जब अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट अरीना में से फाइटर्स यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आएंगे तो मैं उनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करूंगा, उनकी बॉडी को चीर फाड़ कर उनकी बॉडी की ताकत को जानने की कोशिश करूंगा। अगर वो अरीना में नहीं मरेंगे तो यहाँ पर मर जाएंगे। इस बात पर तो इसकी नर्स भी घबरा जाती है भाई साहब। लेकिन तभी यहाँ पर एक और फाइटर आ जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन इस पर ये डॉक्टर कहता है मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं। फिर ये साइको डॉक्टर कहता है इतने टाइम से कहाँ पर गायब थे, डॉक्टर कुरेहा मिलने नहीं आए। तो इस पर डॉक्टर कुरेहा कहता है डॉक्टर हनाफुसा, शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। और फिर ये दोनों हाथ मिलाते हैं। और ये जो नर्स होती है ना, ये कहती है आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो इस पर डॉक्टर कुरेहा बताता है कि हम दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। जिस पर डॉक्टर हनाफुसा कहता है हाँ देखा जाए तो हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। लेकिन तभी ये नर्स कहती है लगता है पहली फाइट शुरू होने वाली है। और फिर स्क्रीन पर फोकस होता है और हम बैटल एरिना में आ जाते हैं, जहां पर मित्सुनारी बताते हैं कि हम आप सबको इस फाइट के नियम समझा देते हैं। उसके बाद मेट्सुडू काटाहारा बताते हैं कि फाइट पुराने नियमों के अनुसार ही होगी। इस फाइट में आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो फाइटर आखिर तक लड़ेगा वही जीतेगा। हमने बहुत ही आसान नियम बनाए हैं। और फिर मित्सुनारी कहते हैं इस मुकाबले में कौन सा फाइटर किससे लड़ेगा, इस बात का फैसला हम दोनों मिलकर पहले ही कर चुके हैं। और ये जो रेड्सू के बराबर में ओल्ड मैन होते हैं, ये बताते हैं कि मैं मेट्सुडू काटाहारा से बहुत सालों पहले मिल चुका हूँ। और फिर मित्सुनारी कहते हैं कि कुछ ही समय में अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना और केंगन एसोसिएशन के बीच में एक मुकाबला होगा, जिसमें 3 राउंड्स खेले जाएंगे। यहीं पर ओमा के भी दोनों साथी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओमा नहीं होता है क्योंकि ओमा अपने पंचिस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और ओमा कहता है मुझे समझ आ गया है जिस लड़के से मैं लड़ने जा रहा हूँ वो कौन है। और दूसरी तरफ बाकी हानमा भी बैटल यानी कि अपनी फाइट की तैयारियां कर रहा होता है, ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां पर बहुत से अमीर ज़ादे होते हैं और ये यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये इस लड़ाई को, इस मुकाबले को देख सके। और हो सकता है कि ये सभी अमीर ज़ादे यहाँ के फाइटर्स के ऊपर पैसों को भी लगाए। और बैटल अरीना से सायाका काताहारा भी कमेंट्री कर रही होती है और इसके साथ होता है कमेंटेटर जेरी टायसन। और फिर सायाका काताहारा अनाउंस करती है और केंगन एसोसिएशन
एसोसिएशन से पहला फाइटर जो होता है वो होता है सो पेंग, और ये बैटल करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आ जाता है। और अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना से आता है हनायामा। उसके बाद ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं और मित्सुनारी इस लड़ाई को शुरू कर देते हैं। हनायामा और सो पेंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं। तभी सो पेंग अटैक कर देता है, लेकिन हनायामा भी अपना पंच करते हैं, लेकिन सो पेंग की स्पीड ज्यादा होती है तो वो अपनी किक लगा देता है। और फिर दोबारा से सो पेंग अपना पंच करने के लिए जाता है और फिर ये अपना पंच हनायामा को लगा भी देता है। उसके बाद तो ये मशीन बन जाता है, लगातार पंचिस करके हनायामा को मार रहा होता है। और फिर ये हनायामा को एक किक भी लगा देता है इसकी टांग पर। लेकिन जब ये दोबारा से सो अपना अटैक करने के लिए जाता है, वो भी अपना नाम लेते हुए, तभी हनायामा एक बहुत ज्यादा जोरदार पंच लगा देता है इसके फेस पर और ये सो उड़ते हुए जाता है और जमीन यानी दीवार से टकरा जाता है। और ये देखकर ये चारों फाइटर्स हैरान हो जाते हैं और कोस्मो कहता है ये कैसी ट्रेनिंग करता होगा, इसमें ताकत कितनी है। तो इसके बराबर में बैठा हुआ वो जाइंट बंदा कहता है मैंने सुना है ये कोई भी ट्रेनिंग नहीं करता और ये भी सुना है कि इसको हराना नामुमकिन है। इसने आज तक जितनी भी अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना में लड़ाइयाँ करी है उनको बस ताकत के बलबूते पर ही जीती है। सुना है यहाँ पर लोग कारू हनायामा के नाम से कांपते हैं और ये भी टशन में खड़ा हुआ होता है। और फिर हनायामा मित्सुनारी की तरफ देखता है, मित्सुनारी मुस्कुरा रहा होता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुनारी हनायामा से कहता है काफी समय बाद एक फाइटर मिला है जो तुम्हारी बराबरी का है, क्या तुम उससे लड़ना चाहोगे? तो हनायामा कहता है जरूर लड़ना चाहूंगा। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, लेकिन अब सो पेंग उठते हुए कहता है वैसे मानना पड़ेगा तुम बहुत ताकतवर हो। और उसके बाद सीरियस होने के बाद सोचता है चौकन्ना होने के बावजूद भी मैं इसके अटैक से उड़कर गिरा, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन फिर हनायामा अपने कपड़ों को नीचे से लेके ऊपर तक फाड़ देता है और अपनी मस्कुलर बॉडी को शो करता है। इसकी पीठ पर एक टैटू भी होता है। इसकी इतनी ज्यादा खतरनाक बॉडी को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर हनायामा कहता है चलो मारो, लेकिन ये सुनकर सो पेंग को जोश आ जाता है और फिर सो पेंग भी मारने के लिए आगे जाता है। लेकिन हनायामा अपना एक जोरदार पंच लगा देता है इसको, तो फिर ये पीछे घिसट जाता है। लेकिन फिर सो पेंग भी इसको अपना एक जोरदार पंच लगाता है, बट फिर हनायामा अपना एक पंच करता है जिसके बदले में सो पेंग अपनी एक किक करता है। और फिर ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के चेहरे पर अपने अपने पंचिस मारने लगते हैं। इनको काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होगा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखकर ये पीले बालों वाला बंदा कहता है ये तो बॉस को कांटे की टक्कर दे रहा है। दरअसल इसका बॉस हनायामा होता है और कहता है बहुत दम है इस सो पेंग के अंदर। ओरोची कहते हैं दोनों एक जैसा लड़ते हैं। दूसरी तरफ हनायामा सो पेंग को अपना एक जोरदार पंच लगा देता है, लेकिन सो पेंग तो मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद सो पेंग भी इसके चेस्ट पर अपना एक जोरदार पंच लगाता है। तभी सो पेंग सोचने लगता है वैसे डैड अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना के बारे में जो भी सुना था वो सभी सच है। उसके बाद दोबारा से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सो पेंग मेट्सुडू काटाहारा के साथ बैठा हुआ होता है और ये काटाहारा पूछते हैं तो क्या कहते हो सो पेंग, अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना में लड़ाई करना चाहोगे? तो ये सुनकर फिर सो पेंग सोचने लगता है आपका मतलब है पुराने तरीकों से, जिस तरीके से मेरे फादर ने लड़ाई करी थी वो भी डोपू ओरुची के साथ। तो काटाहारा कहते हैं बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें बता दूं वैसी लड़ाई शायद ही इतिहास में कभी हुई हो। तुम्हारे डैड और डोपू ओरुची के बीच में वो लड़ाई कमाल की थी। लेकिन इनकी बात को बीच में से काटते हुए सो पेंग कहता है अबे सुन भुड़ाऊ, मैं इस मुकाबले में लड़ूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, ना ही वो अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना के फाइटर्स और ना ही मेरे डैड। लेकिन प्रेजेंट में हनायामा इसको एक जोरदार पंच लगाकर दूर कर देता है। लेकिन अगले ही पल सो पेंग अपना एक जोरदार हेडबट लगा देता है हनायामा को, तो हनायामा भी अपने घुटनों पर आ जाता है और ये देखकर बाकी हानमा यूनिवर्स के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ केंगन एसोसिएशन के फाइटर्स में से ये जो सूट बूट वाला बंदा होता है ये कहता है सो पेंग 5 साल की उम्र से अपने सर को लोहे की तरह मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग करता आ रहा है। वो अपने सर पर हथौड़ा चलाया करता था और अपने सर को पत्थर और चट्टानों पर भी मारता था, जिस वजह से उसका सर किसी लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। उसके बाद ओरोची भी कहते हैं और सिर्फ उसका सिर ही नहीं बल्कि वो अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अक्सर लेथ वेट ट्रेनिंग लिया करता था, जिस वजह से उसे अक्सर फ्रैक्चर भी हो जाया करता था। और फिर सो पेंग हनायामा की बॉडी पर अपने लगातार पंचिस को करने लगता है और काफी ज्यादा स्पीड से कर रहा होता है और थोड़ी बहुत देर मारने के बाद ही अपना फाइनल पंच करता है हनायामा के फेस पर। लेकिन तभी हनायामा इसके हाथ को पकड़ लेते हैं और पूरी ताकत के साथ दबाने लगते हैं, जिस वजह से सो पेंग का
ये हाथ फट जाता है, लिटरली फट जाता है। सो पेंग के हाथ के अंदर की मसल दिखने लगती है और ये देखकर बिस्कुट ओलिवा भी कहता है ताकत ही टेक्निक है और ताकत से आगे कुछ नहीं है। और फिर हनायामा घुमा कर इसको एक जोरदार पंच लगाते हैं तो ये उड़कर सीधे जाता है और जाकर उस वॉल से टकरा जाता है और नीचे चित हो जाता है। ये देखकर ये बंदा शौक हो जाता है, लेकिन अभी भी सो पेंग खड़ा होकर आगे आ जाता है और ये देखकर हनायामा कहते हैं तो अभी भी लड़ना चाहते हो। इस पर सो पेंग मुस्कुराते हुए सोचने लगता है ये लड़ाई मेरे लिए जीतने और हारने से कहीं ज्यादा बढ़कर है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और ये अपना हेडबट करने के लिए दोबारा तैयार होता है। दूसरी तरफ से हनायामा भी घुमाकर इसको अपना पंच लगाने वाले होते हैं और फिर ये दोनों टकरा जाते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्स आती है। लेकिन फिर हनायामा देखते हैं कि इनके हाथों की उंगलियां टूट चुकी होती है और ये देखकर ये ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा कहता है ये है हैमर ऑफ बर्मा। और ये देखकर ये लोग भी शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ बैटल अरीना में सो पेंग पूछता है अब भी लड़ना चाहते हो? लेकिन हनायामा भी अपनी उंगलियों को जबरदस्ती दूसरे हाथ से मोड़कर मुट्ठी बना लेते हैं और दोबारा से पंच मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा से सो पेंग अपना हेडबट करने के लिए आगे जाता है। हनायामा भी अपना पंच कर देते हैं। ये दोनों दोबारा टकरा जाते हैं, लेकिन अभी भी इनका पेट नहीं भरा होता है। ये दोबारा से अपने अपने अटैक करते हैं और दोबारा से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इसका सर टकराता है, इनके पंचिस टकराते हैं और फिर सो पेंग एक बार और अपना हेडबट करने के लिए जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से हनायामा भी अपना जोरदार पंच करते हैं और इस बार सो पेंग का अटैक नहीं लगता, लेकिन हनायामा का पंच इसके चेहरे पर लगता है और ये दोबारा से उड़कर जाता है और जाकर दीवार से टकरा जाता है। और इस लड़ाई को ये अमीरजादे भी देख रहे होते हैं और ये तो चित हो जाता है। जिसके बाद रेट्सू कहते हैं इसका हारना तय था। तो ये ओल्ड मैन कहते हैं कोई कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न ले ले, लेकिन हनायामा से जीत नहीं सकता। लेकिन ये सो पेंग बंदा पूरी तरीके से क्रेजी होता है। ये दोबारा से खड़ा हो जाता है और चीखते हुए आगे जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन हनायामा का दोबारा से पंच हो जाता है लैंड इसके फेस पर और अटैक लगते के साथ ही ये अपनी जान छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। और फिर मित्सुनारी ये अनाउंस कर देते हैं कि पहले मैच के विनर है कारू हनायामा। अमीरजादे भी देख रहे होते हैं, पैसे वैसे लगा रहे होते हैं, आई डोंट नो। अब सो पेंग को इस स्ट्रेचर से यहाँ से ले जाया जा रहा होता है और हनायामा भी यहाँ से चले जाते हैं। बाकी हानमा के यूनिवर्स के सारे फाइटर्स को भी ये लड़ाई देखकर जोश आ रहा होता है। वहीं पर केंगन एसोसिएशन के सारे फाइटर्स को भी जोश आ रहा होता है। लेकिन कोसमो की नजर कहीं और होती है, जहाँ पर बिस्किट ओलिवा अपने सामने खड़े अपोनेंट से कह रहा होता है ये जो तुम्हारी थाई मसल है इसमें से 4 मिसिंग है, इसीलिए तुम औरतों में कभी पॉपुलर नहीं हो पाओगे। इस पर ये बंदा कहता है बिस्किट ओलिवा अब ये मत कहना कि तुमने इतनी ज्यादा मसल औरतों के लिए बनाई है। तो इस पर बिस्किट ओलिवा कहता है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो बताओ। तो इस पर फिर ये बंदा कहता है चलो आज फैसला हो ही जाए किसके बाजुओं में कितना दम है। और उसके बाद ये दोनों पंजा लड़ाने लगते हैं, आर्म रेसलिंग करने लगते हैं। लेकिन इन दोनों के हाथों को ये 2 फाइटर पकड़ते हैं। एक होते हैं मिस्टर शिबुकावा और एक होता है ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा, और उठाकर इन दोनों को नीचे पटक देते हैं। और फिर मिस्टर शिबुकावा कहते हैं बेवकूफ कहीं के, अपने ही लड़ाई में उलझ गए। फिर मिस्टर शिबुकावा उस ग्रीन टी शर्ट बंदे से कहते हैं लगता है तुम्हें सेल्फ डिफेंस काफी अच्छे से आता है। जिस पर ये बंदा कहता है हाँ, और मेरी किस्मत अच्छी है कि मिस्टर शिबुकावा मेरी तारीफ कर रहे हैं। और फिर ओमा भी यहाँ पर आ जाता है और ओमा बताता है कि मैंने पहले मैच को मॉनिटर पर देखा और मुझे भी इस लड़ाई में अपना सब कुछ लगाना होगा। लेकिन तभी ओमा के सामने बाकी हानमा होता है और फिर बाकी हानमा ओमा की तरफ देखता है, ओमा बाकी हानमा की तरफ देखता है और ये दोनों मुस्कुराते हैं। लेकिन तभी ये ओमा का बटलर पूछता है आपके मन में कुछ चल रहा है क्या सर? लेकिन ओमा कहता है कुछ नहीं, बस अपने मैच का इंतजार कर रहा हूँ। फिर ये 4-5 बिल्डिंग्स दिखाई जाती है। उसके बाद इन बिल्डिंग्स के अंदर एक रूम में ये सारे अमीरजादे मॉनिटर्स से सारी लड़ाइयों को देख रहे होते हैं और अनाउंस हो रहा होता है कि इंतजार की घड़ी खत्म हुई और अब दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है। अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स अरीना से दूसरे फाइटर आ रहे हैं, जैक हेमर, और जैक हेमर बैटल अरीना में आ जाता है। और फिर अनाउंस होता है कि केंगन एसोसिएशन की तरफ से आ रहे हैं रायन कुरे, और रायन कुरे भी बैटल अरीना में आ जाता है। और इन दोनों को देखकर मित्सुनारी कहते हैं दोनों आमने सामने हैं, यही तो हम देखना चाहते थे। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। बैटल अरीना का एकदम माहौल बदल जाता है और सारे फाइटर्स जो कि बैठे हुए होते हैं इस लड़ाई को देखने के लिए बेताब होते हैं। मित्सुनारी भी कहते हैं अब होगी कांटे की टक्कर, इसे देखने में मजा आएगा। तो काटाहारा भी हंसते हैं और हाँ कहते हैं और फिर काटाहारा मुकाबला शुरू करने के लिए कह देते हैं। ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और
और एक दूसरे को अपने अपने पंचेस लगा देते हैं और फिर लगातार एक दूसरे को अपने अपने पंचेस लगा रहे होते हैं। लेकिन रायन कुरे अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और लगातार जेक पर हमला करने लगता है, इसको मारने का भी मौका नहीं देता है। उसके बाद रायन कुरे अपना एक जोरदार पंच बनाता है और करता है और ये पंच लगते ही जेक दूर जाकर गिरता है और टकरा जाता है, जिसके बाद रायन कुरे कहता है इतनी जल्दी थक गए, इतनी ही ताकत थी क्या तुम में, तुम तो मुरझा गए, बड़ी चर्चा थी कि तुम आम इंसानों से काफी अलग हो। और फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काताहारा रायन कुरे से कह रहे होते हैं कि जैक हैमर, मुझे लगता है वो एक अकेला इंसान है जो तुम्हारा मुकाबला कर सकता है। और रायन कुरे भी जैक की फोटो देखता है और काताहारा रायन कुरे को बताते हैं कि जैक ने कैसे बार बार अपनी ताकत और अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए सर्जरी करवाई है और अलग अलग आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट का सहारा लिया है। वो इंसान नहीं है, वो लड़ने वाली मशीन है, तो बताओ क्या तुम उससे लड़ना चाहोगे। लेकिन ये सब सुनकर रायन कुरे जोर जोर से हंसने लगता है और रायन कुरे कहता है बदन में 2-4 इंजेक्शन ठुकवा लेने से कोई फाइटिंग मशीन बन जाता है क्या, मैं लड़ूंगा और याद रखना वो मुझे हरा नहीं पाएगा, मैं उसे समझाऊंगा कि बदन में इंजेक्शन लगवाने से कोई ताकतवर या मशीन नहीं बन जाता है, क्योंकि जीतता वही है जिसमें होती है असली ताकत। और प्रेजेंट में जैक हैमर नीचे गिरा हुआ होता है और ये देखकर सब हैरान होते हैं। ये बंदा कहता है वो हिल क्यों नहीं रहा, जैक हैमर इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। और बाकी हानमा भी यहीं पर होता है और सोच रहा होता है उठो बड़े भाई। और यहीं पर रायन कुरे जैक हैमर का काफी ज्यादा मजाक बना रहा होता है, इसको नीचा दिखा रहा होता है। लेकिन अगले ही पल जैक हैमर का एक पावरफुल पंच आता है जो कि इसके फेस पर ब्यूटीफुली लैंड हो जाता है और ये दूर उड़ जाता है। लेकिन रायन कुरे भी खुद को संभाल लेता है और सामने देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि जैक हैमर लगातार रायन कुरे पर अटैक कर रहा होता है, 25 पे 25 मार रहा होता है और ये देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन जैक हैमर रुकने का नाम नहीं लेता और फिर जैक हैमर एक जबरदस्त किक लगाकर रायन कुरे को दूर फेंक देता है और ये नीचे बैठ जाता है और जैक इसके सामने खड़ा हुआ होता है। तभी बाकी की आवाज आती है, बाकी सोच रहा होता है जैक हमेशा रायन जैसे इंसान से लड़ना चाहता था जिसके पास सुपर ह्यूमन की ताकत हो। फिर दोबारा से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुनारी रायन कुरे के बारे में जैक हैमर को बता रहे होते हैं, लेकिन जैक हैमर लड़ने से मना कर देता है। लेकिन फिर मित्सुनारी जैक हैमर को समझाते हैं कि रायन कुरे फैमिली का वंशज है और ये फैमिली दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों में शामिल है, या यूं कह लो कि कुरे फैमिली में पैदा होने वाला हर एक इंसान पैदाइशी योद्धा होता है। फिर जैक हैमर इससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और प्रेजेंट में ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने पंचेस मार रहे होते हैं और फिर जैक इसको एक जोरदार किक लगाकर दूर फेंक देता है, नीचे गिरा देता है। लेकिन रायन कुरे खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे पता चल गया तुम्हारे इस तरह शांत रहकर लड़ाई करने के पीछे राज क्या है, जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। इस पर जैक कहता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर बहुत से कट सीन भी दिखाए जाते हैं जिसमें जैक हैमर बहुत सी मेडिसिन लेता है, इंजेक्शन लगाता है, वो भी ताकत बढ़ाने के लिए। और इसी बात को लेकर रायन कुरे काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये कहता है तुम जैसे नकली बॉडी वाले और नकली ताकत वाले इंसान को मैं हरा कर ही रहूंगा। ये देखकर ओमा कहता है अब वो अपनी असली ताकत दिखाएगा और उसके बाद रायन कुरे अपनी असली ताकत दिखाता है और ये तो लिटरली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसे देखकर इसकी ऐसी ताकत को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन रेट्सू के बराबर में बैठे हुए ये ओल्ड मैन कहते हैं सुनो इस टेक्निक को रिमूवल कहते हैं, जब कोई एक इंसान अपनी दिमाग की तरफ से बनाई गई सीमा यानी हदों को तोड़ देता है और उससे आगे निकल जाता है तो वो अपने शरीर की अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। काताहारा बताते हैं इसके खुद के परिवार में भी बहुत कम लोग थे जो इस मुकाम तक पहुंच पाए थे। और रायन कुरे कहता है वक्त आ गया है तुझे कुछ चलने का, तो इस पर जैक हैमर कहता है आखिरी मौका है अपनी पूरी जान लगाना। और जैक हैमर ने अपने मुंह के अंदर ही बहुत सी मेडिसिन को छुपा रखा होता है, वो इसे निगल जाता है। लेकिन तभी रायन कुरे का इसके चेहरे पर एक पंच लगता है, लेकिन फिर रायन कुरे इसके गले को पकड़कर उठा लेता है और इसको नीचे पटक कर मारता है और फिर लगातार इसको अपनी किक से मारने लगता है। ये सब कुछ ओमा भी देख रहा होता है और बाकी भी देख रहा होता है। लेकिन फिर जैक हैमर खड़ा हो जाता है और ये चीखने लगता है, फिर इसको वोमिटिंग होने लगती है। लगातार वोमिटिंग करने के बाद इसका शरीर सिकुड़ने लगता है और ये देखकर सब हैरान हो रहे होते हैं और पूरी तरीके से ये स्लिम हो जाता है और रायन कुरे के सामने खड़ा होता है। ये देखकर ओमा और बाकी कहते हैं ये लड़ाई दो लोगों के बीच में है जो बहुत ज्यादा जुनूनी है। इसका यही मतलब है कि जब तक कोई एक नहीं मर जाएगा तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और यहीं पर बैटल एरिना में जैक हैमर और रायन
रायन कुरे एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये दोनों पागलों की तरह एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं लगातार, इधर से भी उधर से भी इधर से भी उधर से भी। लेकिन फिर रायन कुरे जैसे ही किक करता है तो जेक इसको पकड़ लेता है और अपना मुंह खोलता है, इसको बाइट करता है और इसको उठाकर दूर फेंक देता है। और ये देखकर सब लोग हैरान होते हैं और ये बंदा कहता है अब ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं है बल्कि अब ये लड़ाई जिंदगी और मौत की है। कोस्मो कहता है हाँ, दोनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं, कोई एक ही जिंदा बचेगा। रायन कुरे दोबारा से लड़ने के लिए आगे जाता है लेकिन दोबारा से जेक हेमर इसको बाइट करता है, पंचेस लगाता है, दोनों लगा रहे होते हैं। ये देखकर मिस सुनारी और काटाहारा भी एकदम शौक होते हैं और मिस सुनारी कहते हैं लगता है हमसे गलती हो गई, हमने क्या सोचकर इन दोनों जाहिलों के बीच मुकाबला करवा दिया। ये दोनों लिटरली पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं लेकिन ये दोनों अब भी रुकने का नाम नहीं लेते। रायन कुरे जेक की गर्दन को पकड़ लेता है, जेक भी इसको काटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। सब लोगों की नजर इनकी लड़ाई पर होती है, सब लोग सोच रहे होते हैं कौन जीतेगा, रायन या जेक। लेकिन गर्दन दबाने की वजह से जेक नीचे गिर जाता है, जिस पर काटाहारा कहते हैं अरे जीता कौन है। लेकिन तभी जेक खड़ा हो जाता है और तभी रायन कुरे भी। ये दोनों एक दूसरे को दोबारा से अपने अपने पंचेस लगाते हैं और फिर दोबारा से ये दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, पंचेस मारने लगते हैं। इनकी ये लड़ाई ये अमीरजादे भी देख रहे होते हैं और बैटल अरीना में कुछ वर्कर्स आ जाते हैं, शायद इनकी लड़ाई को रुकाने के लिए आए हैं। सुनारी कहते हैं अरे लड़ना बंद करो, लेकिन काटाहारा कहते हैं अब ये नहीं रुकने वाले, अब ये लड़ाई तो जीत और हार की है ही नहीं, अगर अब इनके बीच में कोई और भी आएगा तो ये उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और बाहर से ये दोनों गार्ड बात कर रहे होते हैं कि क्या लगता है अंदर क्या हो रहा होगा। लेकिन तभी यहाँ पर कोई बंदा आता है जिसे देखकर ये घबरा जाते हैं। अगले ही पल में एक धमाका होता है जिसके बाद ये दोनों भी लड़ना बंद करते हैं और रायन कुरे कहता है हमें रोकने की हिम्मत किसकी हुई। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पिकल आ जाता है और पिकल को देखकर मिस सुनारी कहते हैं अरे ये पिकल यहाँ पर कैसे आया। अब पिकल भी इनके सामने होता है जिसके बाद यहाँ के हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे होते हैं। ये सब देखकर मिस सुनारी और काटाहारा भी परेशान होते हैं लेकिन रायन कुरे कहता है इसके साथ साथ तुम भी मरना चाहते हो क्या। लेकिन तभी जेक कहता है उससे दूर रहो, ये मेरा शिकार है। लेकिन पिकल भी पूरी तरीके से गुस्से में होता है, इन्हें घूर रहा होता है। बस गाइस इस एपिसोड में तो इतना ही है। अगर आपको बाकी और ओमा की फाइट देखनी है तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके अगले एपिसोड में उसको कवर करने वाला हूँ। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।